हेलो फ्रेंड्स, एक बार और आप लोग के सामने मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। और मुझे यकीन है कि आप जो पुराने दो जो यूनिट चैप्टर थे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। और ये जो नया लेक्चर है वो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर एक्चुअली मैंने क्यों डिसाइड किया कि नर्वस सिस्टम के बाद जो है इंडोक्राइन सिस्टम हम जो है आप लोगों को बताएंगे। क्यों? क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट है। नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट है। इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, और कैसे एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं, और बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या फंक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो हम जो है आज के चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट डील करेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम बड़ा कॉमन है आजकल, बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को आपको एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है, किसी को मीन्स ग्लैंड जो है, जो आपको कहते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस, ये बहुत ही कॉमन है। और ये जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंड्स जो है बॉडी के अंदर, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका हाइपोथैलेमस से अटैच है, थायराइड ग्लैंड है नेक के पास है, उसके बाद पेंक्रियाज है। ये सारे जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हार्मोन, हार्मोन मतलब, हार्मोन का लिटरल मीनिंग होता है टू एक्साइट, एक्साइट करना। तो वो सेल को जाके स्टिमुलस देते हैं, उसको जाके मैसेज देते हैं कि तब जाके वो सेल जो है फंक्शन करता है, जिसको टारगेट टिश्यू कहा जाता है, कि हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू पे रीच करता है और फिर वहां पे जाके वो फंक्शन करता है। तो आखिर ये सिस्टम है क्या इंडोक्राइन? बेसिकली इंडो मतलब इंटरनल, क्राइन, क्राइन मतलब सेपरेटेड सिस्टम, सेपरेटेड सिस्टम, उसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन। एक इंटरनल सेपरेटेड सिस्टम है, जो लिटरली मीनिंग है इंडोक्राइन का। और ये इंडोक्राइन जो है आपका न्यूरल सिस्टम के साथ जो है वर्क करता है। मैं बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल और एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। और ये चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर का, आयोडीन का, मतलब हर चीज़ का जो है रेगुलेशन हार्मोन के जरिए होता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन की ज़रूरत है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। उसी तरह से आपका मिल्क इजुकेशन में हेल्प करता है, बेबी बॉर्न में हेल्प करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि, और पानी का रीअब्जॉर्बेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हार्मोन के जरिए कंट्रोल होता है। तो अगर इसको एक वर्ड में कहे कि ये इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, तो ये है एक तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो आपका इंटीग्रेट है न्यूरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ। न्यूरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को मिला दे दोनों, तब जाके हमारी बॉडी जो है काम कर रही है। बिल्कुल मोटे मोटे में क्या करें, काम कर रही है हमारी बॉडी, और वो जो कंट्रोल ब्रेन से हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, which is integrated or coordinated to for the physiological function of our cells और tissues, whatever आप कह सकते हैं। तो इस तरह ये काम करता है आपका जो है इंडोक्राइन सिस्टम। अब जनरली एक बड़ा ही
जनरल क्वेश्चन आता है एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था कि एक्सोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन होता है जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट, कोई भी चीज, कोई प्रोटीन हो, एंजाइम हो, जूसेस हो, वो एक चैनल के जरिए उसको वो जाता है और अपने अपने जो टारगेट टिश्यू है, यानी कि जहां पे उसको काम करना है वो काम करता है, लेकिन एक चैनल के जरिए, जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन तो पैंक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, या पैंक्रियाटिक डक्ट आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो तो एक्सोक्राइन है जो एक चैनल के जरिए काम करता है। और उसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ब्रिज लगा दीजिए और उसके बाद आप दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। यानी कि इन दोनों का काम करने का तरीका ऐसा है, अगर यहाँ से कोई भी चीज़ को अगर सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, तो एक तरह से चैनल सिस्टम, ब्रिज सिस्टम का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो डक्ट सिस्टम है, क्या बोलते हैं, डक्ट, कि वो जो है चैनल सिस्टम है। दूसरी तरफ आइए आप, दूसरी तरफ इंडोक्राइन। इंडोक्राइन जो है आपका वो डक्ट नहीं होता, चैनल नहीं होता है। पहला एग्जांपल जो हमने ब्रिज बताया, दूसरा क्या, अगर रिवर है, रिवर हमारी बॉडी में क्या, ब्लड सर्कुलेशन। तो होता क्या है कि हमारा इंडोक्राइन क्या करता है, वहां से हार्मोन जो है ब्लड में भेजता है, और ब्लड में भेजने के बाद वो ब्लड से होते हुए, फ्लो करते हुए, ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करते हुए जाके वो अपने टारगेट टिश्यू को रीच करता है, और फिर उसको जो है आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है, सिग्नल देता है, ताकि वो टिश्यू जो है प्रोटीन बनाए, चाहे जो भी उसकी मेटाबॉलिक चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि इंडोक्राइन जो है उसमें डक्ट सिस्टम नहीं है, ये क्या है, ये सर्कुलेशन में भेजता है और सर्कुलेशन में फ्लो करते हुए जाता है हार्मोन और जाके टारगेट टिश्यू पे काम करता है। तो ये एक डिफरेंस है एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। एक्सो इज डक्ट सिस्टम, इंडोक्राइन इज डक्टलेस सिस्टम, डक्ट नहीं होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो गया आपका इंडोक्राइन सिस्टम और ये हो गया आपका एक्सोक्राइन सिस्टम। अब जो है इंडोक्राइन की जो स्टडी होती है, जो डॉक्टर्स इंडोक्राइन की स्टडी कहते हैं, वो इंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। और फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी जो है आपको थॉमस एडिसन ने, जो है फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहते हैं। अब जो हम आते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये बात तो समझ में आ गया कि न्यूरल सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों कोऑर्डिनेट होते, इंटीग्रेट होके काम करते हैं। लेट्स गो टू अवर मेन डिस्कशन। अब देखिए, तो ये जो चैप्टर है वो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम तो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, इट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। इसको बोलते हैं हम इंडोक्राइन सिस्टम। अब तो इंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम में फर्क क्या है। आपको पता है कि नर्वस सिस्टम या न्यूरो सिस्टम आपने जानते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें न्यूरॉन होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, और ये रिलीज करता है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन। तो ये जो है आपका, ये बहुत ही फास्टेस्ट सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, फास्ट सिस्टम है और बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, वो मिली सेकेंड के लिए होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर कोई स्टिमुलस होता है तो एक्सॉन जो है, हमने बताया था एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है। तो ये है न्यूरल सिस्टम। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो स्लो सिस्टम है। स्लो कैसे है, क्योंकि अब वो जो है ब्लड में रिलीज करेगा, अब ब्लड के बाद फिर टारगेट टिश्यू में जाएगा, तो वो स्लो सिस्टम है और ब्लड में उसको रहना है। होता क्या है कि एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ जल्दी हो जाए, सपोज करिए अगर कोई भी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, तो हर चीज़ का लाइफ स्पैन होता है। कोई प्रोटीन आधे घंटे के लिए है, कोई प्रोटीन 1 घंटे के लिए, कोई प्रोटीन 2 घंटे के लिए है। तो भाई नर्वस सिस्टम जो एक्शन पोटेंशियल होता है तो मिली सेकेंड में करंट की तरह दौड़ता है, करंट की तरह दौड़ता है और वो जाकर रिलीज कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम जो है
उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए कहते हैं कि लॉन्ग लाइव्ड, इसीलिए उसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो सर्कुलेशन में होते हुए टारगेट टिश्यू के पास जाए। क्लियर? ये हो गया आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि न्यूरो सिस्टम फास्ट है और शॉर्ट लिव्ड है, और इंडोक्राइन सिस्टम स्लो है और लॉन्ग लिव्ड है। और यूजुअली जो है इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है ये, ठीक है। एक्टोडर्म से ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, और इसलिए दोनों मिला के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन कर सेलुलर फंक्शन, इन सेल जो है अपना फंक्शन करता है। और इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, थॉमस एडिसन ने पहले इसको दिया था। अब आ जाइए इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, तो हमने जो बताया था आपको कि इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट किया किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, और हार्मोन जो है जाके टारगेट टिश्यू पे काम करता है, और फिर इस सेलुलर फंक्शन जो है ये सेल जो अपना फंक्शन करता है। तो हार्मोन का लिटरली मीनिंग होता है टू एक्साइट, और ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। डक्ट इंडोक्राइन किसको बोलते हैं, जिसमें डक्ट नहीं है, ये सीक्रेट किया ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने के बाद फिर टारगेट टिश्यू पे काम करता है। तो ये एक जो है बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं कह कि इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोनल सिस्टम है। ये हार्मोन क्या है, ये कंट्रोल करता है सेलुलर फंक्शन, ठीक है। कैसे करता है, तो ये डक्टलेस सिस्टम है, ब्लड के अंदर सेंड करता है और ब्लड में फ्लोट करते हुए जाता है, उसके बाद टारगेट टिश्यू पे काम करता है। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन कैसे कंट्रोल होता है, ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर टारगेट टिश्यू पे काम करता है। तो इस तरह इसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द न्यूरो सिस्टम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। क्लियर? तो ये इंडोक्राइन सिस्टम है, ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडोक्राइन सिस्टम का। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, और ये अच्छे से, ये तो एक जो है पेरिफेरी की बात हो गई, एक जो है आउटर जो है एक कॉन्सेप्ट बना लिया, एक आउटर बाहर की तरफ कॉन्सेप्ट बना लिया कि इंडोक्राइन क्या है। क्राइन क्या है, इंडोक्राइन डक्टलेस सिस्टम है जो कि क्राइन करके और हार्मोन जो है फ्लोट करते हुए जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। लेकिन अब इंडोक्राइन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इससे कंसेप्ट और ज्यादा जो है आपका क्लियर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करेंगे। अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ। भाई दिमाग में सबसे पहले आएगा अगर हम कहें पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, तो आखिर ये पिट्यूटरी है कहाँ पे। तो आप ये देखे होंगे, ये एक ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका मिड ब्रेन के पास, ये हमने बताया भी है, हमने नर्वस सिस्टम में बड़ा डिटेल बताया कि ये हाइपोथैलेमस है। क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस के पास जो है, जो ये आपको लटका हुआ है, देख रहे हैं ये जो है, ये आपको जो है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक्चुअली कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे जो एक्सटेंशन देख रहे हैं आप, ये कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब एक्सट्रीमली बोलूं तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
ये अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एक ओरिजिन है जो कि ब्रेन से है, हाइपोथैलेमस का है, ये आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या एंटीरियर, तो इसके दो हिस्से हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, विच इज़ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो ब्रेन के हिस्से से आया, ब्रेन का एक्सटेंशन है, ये यहाँ से जो है सेल्स आती हैं और इस ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन एक हिस्सा जो है ये नेजल है, नेजल जो रहती है एपिथेलियल सेल, जिसको रथखेस पाउच कहते हैं। रथखेस पाउच जो है ये प्रोलिफरेट कर जाता है, प्रोलिफरेट कर जाता है, और ये प्रोलिफरेट करके ये जो एक पार्ट है जो एंटीरियर पिट्यूटरी, वो इसका पार्ट हो जाता है। तो ये आप देखेंगे ये जो है ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये रथखेस पाउच का जो है, जो कि नेजोफेरिंक्स में जो एपिथेलियल सेल्स है वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर आगे की तरफ पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो है कहाँ से आया है? रथखेस पाउच से आया है, रथखेस पाउच। तो ये बड़ा फ्रिक्वेंटली जो है ये सवाल पूछा जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रथखेस पाउच, नॉट फ्रॉम द ब्रेन, हाइपोथैलेमस का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में दोनों जो है ज्वाइंट हो जाते हैं और इसको टोटल बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको अच्छे से समझना हो तो क्या करेंगे, ये हिस्सा उठा के मैंने यहां रख दिया, थोड़ा सा लार्ज कर दिया है, इनलार्ज कर दिया है, ताकि और अच्छे से समझा जाए। आ जाइए समझते हैं, बहुत इजी है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस, एकदम मुझे बिल्कुल क्लियर। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में आप देखेंगे कि ये जो है बल्जिंग साइड, ये यहाँ से डाउनवर्ड्स जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं मीडियन इमिनेंस। मीडियन इमिनेंस, इस हिस्सों को बोलेंगे मीडियन इमिनेंस। अब ये देखिए ये नैरो हो जाता है, ये ल्यूमन जो है ये नैरो, ये देखिए नैरो, जब ये नैरो हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, इस ग्लैंड का स्टाक है, स्टाक झूल रहा है, स्टाक, पिट्यूटरी स्टाक, जिसको इनफंडिबुलम भी कहते हैं। इनफंडिबुलम आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि इनफंडुलम जो पिट्यूटरी स्टाक होता है उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। क्लियर? उसके बाद जो है, उसके बाद आप आ जाइए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर, इसको बोलेंगे एंटीरियर, और ये बीच में रूडिमेंट्री जो है सेगमेंट है, रूडिमेंट्री, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एक तरह से दोनों को डिवाइड करने वाला एक एरिया है, जिसको बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब अगर ब्रेन का जो है, अगर हम स्कल देखें, स्कल बोन, आपको पता है क्रेनियम है, ये ब्रेन क्या क्रेनियम के अंदर है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है होता है कि यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे जो हिस्सा है ये आपका जो है स्पाइनल कैनाल है, इसको बोलते हैं सीला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सीला टर्सिका बोलते हैं। और ये सीला टर्सिका, और ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, और ये हो गया आपका एंटीरी पिट्यूटरी पोस्टीरियर, और ये हो गया आपका एंटीरियर। तो ये कहते हैं कि ये सीला टर्सिका जो है ये सीला जी पे बैठा रहता है। सीला टर्सिका बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं, ये जो है ये बोन है, ये बोन को जनरली हम कहते हैं, ये जो है बोन सीला टर्सिका पॉकेट है। सीला टर्सिका वेरी इंपॉर्टेंट, सीला टर्सिका, सीला टर्सिका, इसको बोलते हैं स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन,
स्फिनाइड बोन, ये हड्डी कौन सी कहलाती है यहाँ पे, बोन कौन सा है, स्फिनाइड बोन, और सीला टर्सिका जिसको कवरिंग है स्फिनाइड बोन। तो ये जो है आपका स्फिनाइड बोन, स्फिनाइड बोन, और ये क्या है, सीला टर्सिका, सीला टर्सिका। तो अब देखें क्या सीखे हैं अभी तक। अभी तक तो यही सीखा कि ब्रेन और इंडोक्राइन साथ में काम करता है, वेरी इजी, ठीक है। दूसरा क्या सीखा है, ये रहता कहाँ है, तो ब्रेन में जो है एंटीरियर पार्ट में आपका हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन का रीजन है, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में यूं जो है वो अटैच होता है, तो ये क्या लटका रहता है यहाँ पे। तो ये जो है आपका हाइपोथैलेमस के ज़रिए जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, अटैच रहता है। तो ये अटैच रहता है। उसके बाद अब इस हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में है क्या, तो ये हाइपोथैलेमस से नीचे गया तो ये क्या हुआ, मीडियन एमिनेंस, क्या हुआ, मीडियन एमिनेंस। उसके बाद ये नैरो चला गया पिट्यूटरी स्टाक जिसको बोलते हैं इन्फंडुलम। अब ये इन्फंडुलम से जाके यूं चला गया तो ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। अब भी दोनों को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। और वो ब्रेन के हड्डी में कहाँ पे सेट होता है, सीला टर्सिका बोलते हैं, जो कि स्फिनाइड बोन होता है, वहाँ पे ये सॉकेट की तरफ फिट हो जाता है, वो यहाँ पे सॉकेट की तरफ फिट हो जाता है। तो ये एक रफली आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंडोक्राइन होता क्या है और इंडोक्राइन जो है आपका कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है। अब जो है आते हैं इसका फंक्शन, काम कैसा करता है। हार्मोन की मैं बात करूंगा विच इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हार्मोन। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो आपका है ये हाइपोथैलेमस, इसको थोड़ा समझाने के लिए और बड़ा कर दिया है। और अभी मैं बात करूंगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, अभी मैं बात करूंगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो मुझे बात करना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं। तो ये है आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये एरिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हर आदमी जानता है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन है तो क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे, 100% न्यूरॉन होंगे। अब यहां पे जो मैंने दिखाया है SON सन, क्या है SON सन, सन को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये क्या है, क्योंकि ये सुप्रा ऑप्टिक यहां से आई बॉल होता है, यहां से आप देखेंगे कि आई बॉल होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियस आखिर क्यों कहा गया है। होता क्या कि इस हाइपोथैलेमस में डिफरेंट रीजन है जहां पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन। और न्यूक्लियस तब कहते हैं जब ढेर सारी सेल बॉडीज एक जगह इकट्ठी होती हैं, सेल बॉडीज न्यूरॉन की, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं, तो उसको, तो वो एरिया जो हिस्सा है उसको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि न्यूरॉन की सेल बॉडी है। तो हमने यहाँ पे एक न्यूरॉन दिखाया, बाकी सारे न्यूरॉन वैसे ही काम करते हैं। तो इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को हम न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो सेल्स है, न्यूरॉन है, जो कि आपका हार्मोन जो है सीक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, हार्मोन सीक्रेट करेंगे। अब देखिए यहां का जो न्यूरॉन है, ये हमने एक जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो ADH सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बहुत इजी है, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये न्यूरॉन है, मान लीजिए ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, ये एरिया का, इस एरिया का न्यूरॉन है जिसका नाम दिया गया सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये न्यूरॉन, ये आप देखे होंगे न्यूरॉन का टर्मिनल बटन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन, टर्मिनल 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 बटन, टर्मिनल बटन, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन। ये टर्मिनल बटन देखिए स्वेलिंग है, स्वेलिंग, तो इसको हेयरिंग बॉडीज भी बोलते हैं, हेयरिंग बॉडीज, HERRING, हेयरिंग बॉडीज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हेयरिंग बॉडीज, इसको बोलते हैं हेयरिंग बॉडीज, हेयरिंग बॉडीज। ये हेयरिंग बॉडीज जो है
इसके अंदर ये आप देखे होंगे, ये बैग जो किसी चीज से भरा हुआ है, ये पता है ये क्या वेजिकल कहलाता है। ये छोटे छोटे जो आपके बैग हैं वो वेजिकल कहलाता है, और इसी में हार्मोन जो है भरे रहते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जो वेजिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ से आपका जो है न्यूरॉन जो है, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो पेप्टाइड है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका क्या टर्मिनल बटन में बनता है? नहीं, ये बनता कहाँ है? न्यूक्लियस में, क्योंकि ये प्रोटीन है, पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड क्या होगा? न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस पहले एमआरएनए बनेगा, ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो नो डाउट ये जो एडीएच बना है वो कहाँ बना है? वो न्यूक्लियस में बना है, साइटोसॉल में बना है। और ये साइटोसॉल के जरिए, एक्सॉन के जरिए जो है वो एक्सोप्लाज्मिक जो है मूवमेंट हुआ है, तो एक्सॉन के जरिए जो है टर्मिनल बटन पे आता है, टर्मिनल बटन पे आता है। ये हार्मोन क्या? एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है, हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो ब्लड है, देखिए ये ब्लड सर्कुलेशन बनाया हमने, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एंटी डायरेटिक क्या होता है? क्योंकि हर जगह ब्लड वेसल्स होती हैं, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है अब जो है ये कहाँ सीक्रेट? ब्लड वेसल्स में सीक्रेट हो जाएगा। कहाँ सीक्रेट हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, सर्कुलेशन सिस्टम में आ जाएगा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। और इसको पोस्टीरियर लोब है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसको हम नीरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। नीरो क्यों? क्योंकि ये जो है आपका हाइपोथैलेमस का पार्ट है, इसलिए हम इसको नीरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब एडीएच को जो है, जो हार्मोन है, उसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है कि अगर आपका जो यूरिन है, यानी कि ये जो काम कर रहा है ये किडनी पे काम करना है, ये ब्लड के कहाँ जा रहा है? किडनी पे, किडनी पे काम करता है। तो पहला फंक्शन इसका जो है, पहले मैं बता दूं कि एडीएच जो है वो ब्लड वेसल्स पे भी काम करता है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको रिलैक्सेशन करना, उसे ढीला करना, और अगर स्लो तो कॉन्ट्रिक्शन करना। तो एक काम तो ये है एडीएच का कि ब्लड का जो वेसल्स है, ब्लड का सिस्टम है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रडिक्शन रिलैक्सेशन। तो ये एडीएच का काम है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। दूसरा जो है इसका काम, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो किडनी पे काम करता है। तो ये आपका किडनी है, क्या है? किडनी है। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, आपको पता है किडनी में जो है नेफ्रॉन होते हैं, पता है एक किडनी जो होती है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। और ये नेफ्रॉन ही जो है यूरिन बनाता है। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? नेफ्रॉन के जरिए ही होता है, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम ये है कि आप देखेंगे लूप ऑफ हेनले कहलाता है। ये लूप ऑफ हेनले है, इसमें डिस्टिल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल में जो वाटर आता है, वाटर, क्योंकि वाटर जो है यूरिन में ज्यादा नहीं जाए, तो ये हार्मोन क्या करता है? वाटर वहां से सक कर लेता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि वाटर जो है यूरिन में नहीं आया, तो यूरिन में नहीं आएगा तो वाटर तो फ्लो कर रहा है, तो यूरिन में नहीं आएगा, तो एक सिस्टम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करके फिर से बॉडी में ले आता है, फिर से बॉडी में ले आता है, तो डिहाइड्रेशन के लिए रोकता है, डिहाइड्रेशन। इसीलिए कहते हैं कि अगर वाटर जो है यूरिन में ज्यादा है तो वो क्या हो गया? ज्यादा डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट से क्या होता है? डायूरेसिस, उसको बोलते हैं डायूरेसिस। और डायूरेसिस को कम करना हो तो हार्मोन क्या है? उसके अगेंस्ट में, तो एंटी मतलब उल्टा, अगेंस्ट में। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? डायूरेसिस को कम करता है, डायूरेसिस को कम करता है। यानी कि डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का जो है वहां से एडीएच वहां का रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है दोबारा, ताकि जो है वो यूरिन में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन जो है उसका एक काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन टू रिड्यूस द डायूरेसिस, यानी कि एब्जॉर्ब, वाटर को
रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्योंकि हमें पता है कि किडनी क्या होता है, वाटर हुआ, ग्लूकोज हुआ और इलेक्ट्रोलाइट हुआ, आयंस हुए। आपको मालूम है कि किडनी में ये क्या फिल्टर करता है, तो ब्लड के जरिए जो है इसमें आयन जाता, ग्लूकोज जाता, अमाइनो एसिड जाता, प्रोटीन जाता है, तो वो तो यूरिन में नहीं आना चाहिए ना। तो ये जैसे जैसे इसमें पास होता है वैसे वैसे वो खींचता रहता है, खींच लेता है, रीअब्जॉर्ब, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब, प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब, अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब, जो जरूरत की चीजें वो ले लेता है, और जो यूरिन है जिसमें जरूरत नहीं उसको निकाल देता है, ठीक है, और दोबारा जो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करता है, ये वाटर को ले लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो कम बनता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो सोचिए अगर एडीएच नहीं है तो जाहिर सी बात है यूरिन में पानी बहुत ज्यादा आएगा, तो उसको टेस्टलेस यूरिन क्या हो जाएगा, वो टेस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, उसको ड्रिंकर डिजीज भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब बहुत प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट क्या होता है, प्यास लगना। तो जाहिर सी बात है अगर वाटर बॉडी के अंदर नहीं है और यूरिन में चला जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। यानी कि और एडीएच जो है कभी कभी बहुत ज्यादा टी और चाय ले लेते हैं तो एडीएच जो है उसको रोक देता है, तो पानी ज्यादा, यूरिन ज्यादा होता है अगर कॉफी टी ज्यादा लेते हैं आप तो ये जो है एडीएच का काम है। क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच का काम है। बहुत ही आसान है कि आपका एक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है ये हेयरिंग बॉडीज में रहता है, ये ब्लड में जाता है, ये किडनी के वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और जो है हमको डायबिटीज से बचाता है, हमको डायबिटीज इंसिपिडस से बचाता है। तो इसलिए एंटी डायबिटिक हार्मोन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उसका रोल है, वो क्या है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है, और यूरिन में वाटर को नहीं जाने देता है, और बॉडी को वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन और फ्रॉम द पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट से बचाता है। तो ये एक एरिया हो गया सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ये है पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कहिए इसको। तो ये आपका यहां भी न्यूरॉन है, लेकिन ये जो न्यूरॉन है वो रैदर देन एंटी डायबिटिक हार्मोन नहीं, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये बल्जिंग एरिया तो हेयरिंग बॉडीज हो जाएगी, लेकिन इस हेयरिंग बॉडीज में क्या होता है, हार्मोन कौन सा होता है, एक्सीटोसिन, जिसको पाइटोसिन भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक्सीटोसिन और पाइटोसिन, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रेगनेंसी में बहुत ही बड़ा रोल है। प्रेगनेंसी में क्या रोल है, देखते हैं अभी भाई क्या रोल है। अब देखिए होता क्या है, प्रेगनेंसी में गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जिसको गेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। ये बेबी है, ये क्या यूटराइन है, यूट्रस है, तो लेबर पेन होता है। तो इस बेबी को अगर बाहर आना है तो क्या होगा, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तभी बेबी जो है नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन हार्मोन, ये मदद करता है बेबी को प्रेगनेंसी के टाइम, बर्थ ऑफ द बेबी को, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जाहिर सी बात है किसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, यूट्रस है ये, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये ऑक्सीटोसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हार्मोन का रोल है। इसका मतलब अगर ऑक्सीटोसिन का रोल अगर नहीं है तो आपका जो है डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को जो है ज़्यादातर लोग जो है प्रेगनेंसी के टाइम में इंड्यूस कराने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी देते हैं, ताकि जो है बेबी नॉर्मल वे में उसकी डिलीवरी हो सके। तो ये ऑक्सीटोसिन को रोल है, जिसको पार्चुरेशन और हार्मोन बोलते हैं। अब अगर बेबी आ रहा है तो जाहिर सी बात है मिल्क की ज़रूरत है। मिल्क, तो मिल्क कहाँ से आएगा, ब्रेस्ट से आएगा। ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड होता है। अब तो दूसरा ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक तो बेबी आ रहा है बाहर, दूसरा ब्रेस्ट से क्या करता है, मिल्क लेट डाउन, ये हेल्प करता है ताकि मिल्क जो है बेबी के पास आए।
तो मिल्क जो है इजैकुलेशन होता है, मिल्क आता है, तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसको इसलिए बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, देखिए प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होगा मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ताकि बेबी को मिल्क जो है मदर दे सके, सक करा सके, तो इसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। बड़ा सिंपल सा है, बहुत इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करते, बहुत सिंपल है। दो हार्मोन हमने पढ़े, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पहला क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, जो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस प्रॉब्लम होती है। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में और एक्सपेंशन में हेल्प करता है, और मिल्क लेट डाउन यानी कि मिल्क को जो है लेट डाउन में ये हेल्प करता है। इसको मिल्क लेट डाउन भी हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। और प्रोलैक्टिन जो होता है वो इससे नहीं आता है, इसका रोल नहीं प्रोलैक्टिन का, वो अदर पार्ट है, लेकिन हम सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए हम बता दिए हैं ये, वरना यहाँ पे दो जो है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से भी ऑक्सीटोसिन निकलता है, लेकिन 90% एडीएच है और 10% ऑक्सीटोसिन, लेकिन पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस से 90% ऑक्सीटोसिन और 10% आपका एडीएच सीक्रेट करता है। तो ये एक बड़ा ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ एक्सप्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड का। और अगली बार जो है नेक्स्ट टाइम पे हम एंटीरियर पिट्यूटरी लेके आएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंड एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से गुजारिश है, एंड रियली फ्रॉम द रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।